आप सब पर सलामती हो। आबिद जाफरी का लिखा हुआ है, ये किसने अहद फरामोश से सदा दी है, अभी चराग जलाए ही थे हवा दी है। ये वर्षा हमसे नई नस्ल को कभी ना मिले, ज़बां हमारे बुजुर्गों ने बेनवा दी है। कोई भी घर से ना निकले चरागे दिल लेकर, अमीरे शहर की ये शहर में मनादी है। मिली है ये माहो अंजुम से दोस्ती की सजा, कि आफताब ने बीनाई तक जला दी है। कहां से काटोगे कल तक मुसर्रतें आबिद, ये फसले अश्क जो हर आंख में उगा दी है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल के व्लॉग में तफसीलन बात हुई थी कि मुल्क की सियासी सूरत हाल किस नहज पे पहुंची है, ये मेल मुलाकातें किस तनाजुर में हो रही हैं और इसके नताइज क्या निकलेंगे, कौन सी जमात किस से हिस्सा मांग रही है और कहां पे बरसर इक़्तिदार पहुंचने के लिए रास्ता कहां से उस्तवार किया जाएगा, इस पे बिलखुसूस बात हुई थी और आज उसी की दूसरी कड़ी बयान करूंगा। कल की जो मेल मुलाकात थी, शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के माबैन मुलाकात, उसका अहवाल जो मंजर आम पे आया, एक वो हाल है जो मंजर आम पे आया है और एक वो कहानी है जो असल कहानी है। मंजर आम पे जो है कि इंतखाबात जो है वो मुकर्रर मुद्दत तक होने चाहिए, हमें असम्बलियाँ अगस्त के दूसरे हफ्ते में तहलील कर देनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी ब्यूरोक्रेट का नाम ना आए, बल्कि नाम अगर आए तो किसी सियासतदान का नाम आए। उसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो है वो पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन से मुलाकात कर चुके थे और उनके भाई के वफात के ऊपर ताज़ियत की और मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात की। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। उधर नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को टेलीफोन कर दिया। ये भागदौड़ जो इस वक्त जारी है, इसके पीछे क्या ये 2-3 जमातें ही हैं जो वफाकी हुकूमत में हैं और इनके रवाबित से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? दीगर जमातों का क्या बनेगा? MKM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मरदमशुमारी को लेकर, उसका क्या बनेगा? ANP के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को लेकर, उसका क्या बनेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लेकर, उसका क्या बनेगा? ANP, BNP, BAP, JWP और दीगर जो जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात का क्या बनेगा? क्योंकि उन्हें यह लगता है कि हमारा हिस्सा इस हुकूमत में थोड़ा सा था, लेकिन यह बार हमारे कंधों पे ज़्यादा आ चुका है। अफरात ज़र में मजमूई तौर पे जो इजाफा हुआ, इसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेल मुलाकातों में राम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा खदशा है वफाकी हुकूमत को, वो ये है कि अगर हम घर चले गए, निगरान हुकूमत पे कोई ब्यूरोक्रेट आ गया, तो हमारे लिए मुश्किलात इस नहज तक पहुंच जाएंगी कि आने वाले दिनों के अंदर निगरान हुकूमत को तूल दिया जा सकता है। एक तरफ बातें यह की जाती हैं कि आइन की अमलदारी बेहद ज़रूरी है और आइन के मुताबिक मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात होना है, लेकिन आइन ही के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात होना थे, लेकिन वहां पे तो हो ना पाए। तो अब वफाक को लेकर भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। मखमसे का शिकार है हर जमात का बड़ा सरबरा और उसके अलावा दीगर जमात के सरबराहान। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 10 नशिस्तें मांगी हैं कि आप हमें पंजाब और वफाक में मजमूई तौर पे 10 नशिस्तें दें, लेकिन बात यह की जा रही है कि 10 नशिस्तें किस तरीके से मिलेंगी। अगर वहां पे नशिस्तें दे दी जाएं तो वो नशिस्त उनके बड़ों की निकल सकती है, तारिक बशीर चीमा साहब की निकलती है, सिर्फ 3 अफराद की नशिस्तें निकल सकती हैं। जो बकिया 7 नशिस्तें हैं वो किस तरीके से दी जाएंगी, इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मजबूरी तौर पर 30 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की बात की थी और उसी सीट एडजस्टमेंट के मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सिर्फ 5 नशिस्तों की ऑफर की गई, जिसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कबूल करने को तैयार नहीं है। और आज के दिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने यह पैगाम दे दिया कि जो बड़े नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, जिसमें जहांगीर तरीन है, आन चौधरी है, नुमान लगड़ियाल है, इनके हलकों में सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। अब अगर इनके हलकों में सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती तो फिर किन हलकों में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? यह एक बुनियादी सवाल है। तो इसी मखमसे का शिकार ये तमाम जमातें, और वहां से परवेज खटक साहब एक नई जमात का ऐलान लेके मंजर आम पे आए और उन्होंने पहले यहां तक कह दिया कि चेयरमैन PTI जो है वो मेरे मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़के दिखाएं और जीत के दिखाएं। मैं था जिन्होंने उन्हें वजीर आजम बनाया, मैं था जिसकी वजह से 2 बार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनी। लेकिन बुनियादी हकायक और जमीनी हकायक ये बताते हैं कि हो सकता है जिस हल्के से परवेज खटक साहब इलेक्शन लड़े वहां पे भी मुकाबला इंतहाई सख्त हो जाए, क्योंकि
बात है कारकुनान की, बात है वोटर्स की। वोटर्स का पलड़ा किस तरफ भारी होता है, वोटर अपना हक राय दही किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यह बुनियादी तौर पे बात है। अभी 2 महीने गुजर लेने दीजिए, जब यह वफाकी हुकूमत चली जाएगी सिर्फ निगरां हुकूमत मौजूद होगी, और निगरां हुकूमत के अंदर वफाकी हुकूमत का असर और रसूख वैसा नहीं होगा जिसकी वो हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नुमाइंदगान वफाकी हुकूमत के अंदर मौजूद हो। अभी तो उस बयान के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ जो बयान 3 जमातों की जानिब से बबांगे दोहल ये दिया जा चुका है कि हमारे 3 लोग खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर मौजूद है, और अभी उसी तरीके के लोग वफाकी हुकूमत में लाने की तगोदो हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को मौका दिया तो वो पूरी टीम मुल्क का नक्शा बदल देंगे। उनका यह कहना था, चेयरमैन पीटीआई ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट ही बजाई है। गुज़श्ता दौर हुकूमत पर तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 4 साल दौर में जो तबाही और बर्बादी हुई उसको सामने रखें। चेयरमैन पीटीआई ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई। सवाल यह पैदा होता है कि अगर उन्होंने ईंट नहीं लगाई, ईंट से ईंट बजा दी, तो आपने भी ईंट लगाने की बजाय ईंट अवाम को तोहफे में दी है कि अपने पेट के साथ बांध लीजिए। जिस फाका कशी का आप शिकार हो चुके हैं ये आपको सहारा देगी। अगर आपको ये लगता है कि वो ईंट या वो पत्थर जो आपने पेट में बांधने के लिए अवाम को फराहम किया है उससे आपके वोट बैंक में इजाफा हो जाएगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। आप ये कहते हैं कि अरबों रुपए के स्कैंडल 4 सालों के दौरान हुए, सामने आए। बीआरटी, मालम जब्बा, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल हमारे जमाने में तो नहीं हुए। ठीक है, आप हक बजानिब है ये बात करने में, तो ये बताइए कि आपके ज़माने में जो अरबों रुपए के स्कैंडल मंजर आम पे आए, आपके ज़माने में जो टीटीज के स्कैंडल मंजर आम पे आए, आपके ज़माने में जो जाली अकाउंट्स के स्कैंडल मंजर आम पे आए, आपके ज़माने के अंदर जो एलएनजी को लेके बड़े स्कैंडल मंजर आम पे आए, आपके ज़माने के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े स्कैंडल मंजर आम पे आए, आपके ऊपर बड़े बड़े केसेस बने, उन्हीं केसेस की बुनियाद के ऊपर आपको मसनद इक़्तिदार अपने हाथ से खोना पड़ा, और उसके बाद आपको जलावतनी की जिंदगी गुजारना पड़ी, और उसके साथ साथ आपको पाबंदे सलासिल भी रहना पड़ा। तो वो तमाम केसेस तो उस वक्त मंजर आम पे आए थे। तो उन केसेस का मंतकी अंजाम अब हमें यह देखने को मिलता है कि आप तमाम लोगों के ऊपर से तमाम केसेस खत्म हो रहे हैं, आपको उसमें जमानतें नहीं मिल रही, आप उसमें बरी हो रहे हैं। तो ये मोहरे तस्दीक शब्द कौन करेगा कि ये जो जमानतें आपको मिली, ये जो बर्रियत का परवाना आपको मिला, मुस्तकबिल करीब के अंदर ये घेरा आपके गिर्द दोबारा से तंग नहीं होगा, ये फंदा आपके गले के गिर्द दोबारा नहीं घुमाया जाएगा। पाकिस्तानी सियासत तो यही है। आप बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान के हर दौर में हुई। और हमारे लिए सबसे बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि दुनिया के जितने भी जमहूरी मुमालिक हैं, वहां पे जितनी भी हुकूमतें होती हैं, जितनी मर्जी तगड़ी पार्टी बरसर इक़्तिदार हो, लेकिन जब इक़्तिदार का वक्त खत्म होने वाला हो तो नए इंतखाबात के लिए तगोदो करना पड़ती है, नए इंतखाबात के लिए आपको लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना पड़ती है, नए इंतखाबात के लिए आपको घर जाना पड़ता है, और फिर मनाजरे करवाए जाते हैं, मुबाहिसे करवाए जाते हैं कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कि हमारे दौर में कितने डैम्स बने, हमारे दौर में किस हद तक तरक्की हुई, हमारे दौर में किस हद तक रोजगार के मौके पैदा हुए, हमारे दौर के अंदर एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री ने किस हद तक परवान चढ़ा। लेकिन यहां पे क्या बात होती है, हर बार, ये पहली बार नहीं है, जब भी आम इंतखाबात की बात हो तो एक ही सवाल जन्म लेता है कि क्या इंतखाबात वक्त के ऊपर होंगे। ये तमाम सियासी पार्टीज हर बार सिर्फ इसी मखमसे का शिकार होती हैं, सिर्फ इसी परेशानी में मुब्तला होती हैं कि क्या इंतखाबात अपने वक्त मुकर्रा पे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हम जमहूरी मुल्क हैं, हमारे पास आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, हम आइन के बरक्स सोच को अपने जहन में पनपने देते हैं। क्या वजह है? आपके पास उसके लिए खदशात के लिए कोई मंजरनामा अगर वजह है तो बताइए कि क्या है, लेकिन आप खुद उसमें मुलव्वस होते हैं। आपकी खुद कहीं ना कहीं कारस्तानी ये साबित करती है कि आपने माजी करीब के अंदर कुछ इस तरह का इकदाम उठाया था, इसी वजह से आपको ये खदशा है कि ये इकदाम अगर दोबारा उठा लिया, किसी और ने उठा लिया, तो हमारे लिए भी परेशानी पैदा हो जाएगी। अगर आज कोई दीवार के साथ लगा है तो हम भी दीवार के साथ लग सकते हैं। ये सोच जो है ये आपको सिर्फ उस वक्त आती है जब आप घर जाने वाले हो। बरसरे इक़्तिदार जितनी भी जमातें बैठी रहीं, उनको उस वक्त तक कभी सोच ना आई कि अगर हमें दीवार के साथ लगाया गया था और हम किसी को दीवार के साथ लगा रहे हैं तो ये मंजरनामा फिर से हमारे ऊपर दोहराया जा सकता है। लेकिन
ये कोई नहीं सोचता। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हक़ाइक़ पे फैसला आपने करना है। चलें हक़ाइक़ पे फैसला कर लेते हैं। ये देखिए कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में आटे की कीमत क्या थी और अब 160 रुपए में अगर आटा बिक रहा है तो इसमें गलती किसकी है? तय कर लीजिए कि पिछले दौरे हुकूमत के अंदर पेट्रोल की कीमत क्या थी और अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब आप ईरान और रशिया से सस्ते दामों पेट्रोल की फराहमी को मुमकिन बना रहे हैं तो अब पेट्रोल की कीमत में आपने 9 रुपए जो कमी की है, क्या ये उस स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं करता? हक़ाइक़ पे बात करनी है तो हक़ाइक़ के ऊपर बात करते हैं। आप ये बताइए कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को किस हद तक बूम था और अब एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री अगर बंद हो रही है तो इसमें गलती किसकी है? हक़ाइक़ पे बात करनी है तो कर लेते हैं और ये बताइए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर आपने जो गैप पैदा किया डॉलर को पाकिस्तान में बरकरार रखने के लिए, तो तूरखम और चमन बॉर्डर और एक और बॉर्डर से अगर पाकिस्तान से बाहर डॉलर मुंतकिल होता रहा है तो उसमें गलती किसकी थी? एलसीज को बंद करके अरबों डॉलर्स का जो नुकसान किया गया, पोर्ट के ऊपर चीजें पड़ी पड़ी गलती सड़ती रही और लोग ने डैमेजेस की मद में जितने पैसे बनते थे उस वजह से अपने कंटेनर्स छोड़ दिए, वो खमियाजा किसके कंधों पे होगा? हक़ाइक़ पे बात करनी है तो ये बताइए कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत के दौरान डॉलर की कीमत कहां पे थी? 250 पे था और अब मौजूदा सूरत हाल में 285 है। 285 तब हुई जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर अभी मुंतकिल भी नहीं हुए थे, तब कीमत कम हुई और जब डॉलर मुंतकिल हो गए, जब यूएई ने भी दे दिए, सऊदी अरब ने भी दे दिए, आईएमएफ ने भी ट्रांसफर कर दिए, चाइना से भी आपने इजहार तशक्कुर कर लिया और उसके बाद आपके ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ गए, लेकिन इस सब के बावजूद डॉलर की कीमत कम ना हुई और डॉलर अपनी असल कीमत पे वापस ना आया। आपने मार्केट को उसकी वैल्यूएशन का हक दे दिया और मार्केट के अंदर सट्टेबाज मुतहर्रिक रहे, तो बताइए कि यह खमियाजा किसके कंधों पे होगा? अगर आपने बात करनी है और हक़ाइक़ के ऊपर करनी है तो यह बताइए कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सोने की फी तोला कीमत क्या थी और अब मौजूदा दौर के अंदर क्या है? बात करनी है तो यह बताइए कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद कितनी थी और अब मौजूदा तादाद कितनी है? बात करनी है हक़ाइक़ पे तो यह बताइए कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में नौकरियों की मद में पाकिस्तान से बाहर जाने वालों की तादाद कितनी थी और अब नौकरियों की ख्वाहिश लेकर बाहर मुंतकिल होने वालों की तादाद कितनी है? आप ये बताइए कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तामीरात के शोबे के अंदर किस हद तक तरक्की हुई और अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर किस हद तक तरक्की या ज़वाल पजीरी है? आप ये बताइए कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत के दौरान आम आवाम के ऊपर अफराते ज़र का कितना बोझ आया था और उसको आलमी मंडी के साथ किस तरीके से रिलेट किया जा सकता था और अब मौजूदा दौरे हुकूमत के दौरान अफराते ज़र का जो बोझ बढ़ा है और आलमी मंडी के साथ उसको रिलेट करें तो किस हद तक वो तनासुब बनता है? ये खमियाजा किसके सर होगा? आप ये बताइए कि अगर हक़ाइक़ पे बात करनी है तो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये सारी चीजें क्या गुज़श्ता हुकूमत के कंधों पे छोड़ के जाएंगे? आने वाले दिनों के अंदर निगरान हुकूमत में अगर मिनी बजट आएगा तो वो बार किसके कंधों पे होगा? हक़ाइक़ सिर्फ जबान पे लाने से नहीं होते, हक़ाइक़ सिर्फ यूं ही ढोंग रचाने से नहीं होते। हक़ाइक़ के लिए आम आदमी से पूछिए, वो आपको बेहतर बताएगा कि वोट देना है, किसको देना है, किस बुनियाद पे देगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।